Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about 6th Quad Leaders Summit. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. क्वाड है क्या, ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे पिछले महीने ही हमने क्वाड के बारे में पढ़ा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, इसका ओरिजिन कैसे हुआ वो सब देखा था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ब्रीफली एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। क्वाड इज ग्रुप ऑफ 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज दैट इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। वैसे क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। नाम से आपको समझ आ रहा है कि ओरिजिनली एसेंशियली the idea was to develop security collaboration between these 4 democratic countries, but with time the ambit of Quad has expanded. Quad की अगर शुरुआत की देखी जाए तो in the beginning of 21st century it started as an informal platform, जहाँ पे 4 देश एक साथ आ रहे थे, बट मेनली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर रिलक्टेंट टू फॉर्मलाइज क्वाड, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही क्वाड को एंटी चाइना ग्रुपिंग की तरह देखा जाता रहा है, जबकि कभी भी फॉर्मली एंटी चाइना स्टेटमेंट्स दिए नहीं गए हैं, बट स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं क्वाड को देखा जा रहा है एसेंशियली एज अ ग्रुपिंग टू रिस्ट्रिक्ट चाइनाज अग्रेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली अराउंड साउथ चाइना सी, क्योंकि 21st सेंचुरी के बिगनिंग से ही चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में अपना अग्रेशन दिखाना शुरू कर चुका था। चाइना ने 9 डैश लाइन, आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन ड्रॉ किया, बाद में उसको एक्सटेंड करके 10 डैश लाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्वाड ग्रुपिंग जो बनाई गई वो चाइना के अग्रेशन को स्पेशली इन द साउथ चाइना सी कर्व करने के लिए बनाई गई। ऐसी अंडरस्टैंडिंग या इमेज स्टार्टिंग से ही रही क्वाड को लेकर के, और इसीलिए क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुप रहा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया कभी भी क्वाड को फॉर्मलाइज नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ए फॉर्मल क्वाड ग्रुप मींस टेकिंग अ डायरेक्ट एंटी चाइना स्टैंड। लेकिन फिर हुआ क्या, इन 2020 गलवान वैली इंसिडेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड देयर वाज सम फ्रिक्शन बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड दिसंबर 2020 में। आपको मैंने पिछले महीने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने जब डिमांड किया था कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कोविड, या आखिर ये हुआ कैसे, तो उस पर चाइना ने थ्रेटन कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को कि यू आर ब्लेमिंग अस, एंड चाइना ने एक तरीके से एक ओपन लेटर लिख करके थ्रेटन किया था ऑस्ट्रेलिया की सोवरेनिटी को। उसके बाद से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो दोनों रिलक्टेंट थे क्वाड प्लेटफॉर्म को फॉर्मलाइज करने के लिए, वो दोनों भी फिर कॉन्ग्रुएंस में आ गए और क्वाड बिकेम अ फॉर्मल ग्रुप। और मार्च 2021 में पहला लीडर्स समिट मतलब चारों देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स ने मिलकर के पहली बार मुलाकात की। पहला समिट वर्चुअल फैशन में हुआ, क्योंकि उस टाइम में लॉकडाउन चल रहा था बिकॉज ऑफ द कोविड। तो फर्स्ट एवर लीडर समिट ऑफ क्वाड हेल्ड इन मार्च 2021 वाज इन वर्चुअल मोड। फिर सेकेंड हुआ 2021 में ही इन सितंबर, एंड दिस वाज फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ द क्वाड लीडर्स। इसके साथ ही क्वाड एक फॉर्मलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन गया बिटवीन दीज 4 ग्रुप्स। क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स देखे जाए तो मैरीटाइम सिक्योरिटी विल बी द टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना के अग्रेशन को रोकना है इन द साउथ चाइना सी। उसके अलावा देयर आर अदर एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन ऑल्सो। जब प्लेटफॉर्म बनेगा तो फिर बाकी एरियाज में भी कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर की गई कि क्लाइमेट चेंज में कैसे हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा एक इकोसिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। इन एरियाज में भी नाउ क्वाड कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट विथ ईच अदर। तो जैसे आज का ही आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखें तो वहां पे लिखा है चाइना इज ग्लू बिहाइंड क्वाड। तो ठीक है, सीधा सीधा चाइना का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज केप्ट दीज 4 कंट्रीज इंटैक्ट ऑन दिस क्वाड प्लेटफॉर्म। यही बात इस आर्टिकल में भी कही गई है कि चाइनाज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी स्पेशली हैज बीन द मेन रीजन बिहाइंड दीज 4 कंट्रीज कमिंग टुगेदर। तो क्वाड की अभी हुई है, क्यों हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्वाड के बारे में, क्योंकि क्वाड की 6th लीडर समिट हुई है अभी यूएस के अंदर, विल्मिंगटन
यूएस, विल्मिंगटन, डेलावेयर स्टेट ऑफ यूएस। तो ये 6th लीडर समिट ऑफ क्वाड आप देख सकते हैं, चारों देशों के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो एक साथ, जापान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट, ये एक साथ क्वाड लीडर समिट कर रहे हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वाड लीडर समिट ऑफ 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर इट विल बी हेल्ड इन इंडिया। अब वापस से करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6th क्वाड लीडर समिट इज बीइंग कंडक्टेड इन विल्मिंगटन, यूएस, और वहां पे क्वाड कंट्रीज ने मिल करके एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है जिसका नाम है क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। तो क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन मतलब क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के अंदर मेन मकसद है कि फ्यूचर में कौन कौन से एरियाज होंगे कोलैबोरेशन के, या फ्यूचर में क्या क्या एजेंडा होगा क्वाड कंट्रीज का टू कोलैबोरेट विथ ईच अदर, वो डिसाइड किया जाए। तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के, वो देखते हैं एक बार। क्वाड कैंसर मून शॉट, कैंसर के लिए ये 4 देश एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे कि कैंसर से संबंधित वैक्सीन डेवलप किए जाए, कैंसर से संबंधित इलाज के नए नए तरीके ढूंढे जाए। तो दिस इनिशिएटिव क्वाड कैंसर मून शॉट, पहले तो इट विल टारगेट सर्वाइकल कैंसर विच अफेक्ट्स वीमेन, उससे संबंधित वैक्सीन डेवलप करेगा इन जॉइंट फैशन, और भविष्य में बाकी कैंसर्स को डील करने के लिए भी, उनको एड्रेस करने के लिए भी ट्रीटमेंट के मेथड्स एक्सप्लोर किए जाएंगे अंडर द इनिशिएटिव क्वाड कैंसर मून शॉट which has been now agreed under Quad Wilmington Declaration that was agreed at 6th Quad Leader Summit held in US। तो पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एट क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन वाज मैत्री। मैत्री स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। तो मैत्री इनिशिएटिव के अंतर्गत सिर्फ क्वाड कंट्री ही नहीं, इंडो पैसिफिक रीजन में जितने बाकी और देश हैं जो इन 4 क्वाड कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जिनको कहा गया रीजनल पार्टनर्स, दे हैव बीन इनवाइटेड टू यूज द IPMDA प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय क्वाड कंट्रीज। फिर से समझिए, मैत्री इनिशिएटिव जो अभी विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में अडॉप्ट किया गया है, इसके अंतर्गत जो भी देश इन क्वाड कोर कंट्रीज के साथ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, दे आर इनवाइटेड टू यूज द IPMDA प्लेटफॉर्म ऑफ क्वाड। अब क्या है IPMDA प्लेटफॉर्म? तो IPMDA स्टैंड्स फॉर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है क्वाड कंट्रीज का, इन 4 देशों का, जिसका मेन मकसद है कि मैरीटाइम यानी कि ओशनिक रीजन में अवेयरनेस डेवलप करना विथ रिस्पेक्ट टू एनी कैटेस्ट्रॉफी, जैसे कहीं सुनामी आ जाए, कहीं पे ऑयल स्पिल डिजास्टर हो जाए, तो कैसे उसको टाइम बाउंड फैशन में उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया क्वाड कंट्रीज ने, IPMDA। इसको डेवलप किया गया मई 2022 में। अब इस IPMDA प्लेटफॉर्म को इंडो पैसिफिक रीजन के बाकी देश भी इस्तेमाल करें, इसके लिए क्वाड कंट्रीज ने मिलकर के इनिशिएटिव लिया है, मैत्री इनिशिएटिव अंडर क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात की जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन का जो जेनरिक डेफिनेशन माना जाता है, इट इज द रीजन बिटवीन द सोर्स, ईस्टर्न सोर्स ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न सोर्स ऑफ US। तो US का कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न कोस्ट, उसके बीच का जितना भी एरिया, उसको कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन का हार्ट आप कह सकते हैं, जो कोर है, वो है साउथ चाइना सी, बिकॉज इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। और साउथ चाइना सी में चाइना का जो अग्रेशन है, यहाँ पे कहीं पे साउथ चाइना सी, चाइना का जो अग्रेशन है थ्रू आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन, विच हैज अलार्म्ड दीज 4 मेजर कंट्रीज ऑफ द रीजन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US, and that is why the Quad platform has been mainly developed, but they in general avoid or refrain from using China's name directly। तो ये 4 देश डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं कहते कि दिस इज एंटी चाइना ग्रुप, बट कहीं ना कहीं टारगेट तो है ही कि चाइना के अग्रेशन को इस रीजन में काउंटर करना है। तो विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के अंतर्गत क्वाड कैंसर मून शॉट, मैत्री इनिशिएटिव
मैत्री इनिशिएटिव से संबंधित भी फैक्ट याद रखिए पीटी पर्सपेक्टिव से। मैत्री के अंतर्गत आईपीएमडीए को इस्तेमाल करने के लिए बाकी देशों को इनवाइट किया गया है। आईपीएमडीए लाया गया मई 2022 में और मैत्री इनिशिएटिव के अंतर्गत इन देशों को इनवाइट किया गया और मैत्री का वर्कशॉप कराएगा भारत कि कैसे आईपीएमडीए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है। उसके लिए ट्रेनिंग देगा भारत बाकी देशों को ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन इन 2025। तो पीटी पर्सपेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया विल होस्ट इनॉग्रल मैत्री वर्कशॉप इन 2025, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन, इसके अंतर्गत ये जो 4 देश हैं क्वाड के, उनकी जो कोस्ट गार्ड्स हैं, कोस्ट गार्ड्स का काम क्या होता है? कोस्टल एरियाज का सर्विलेंस करना। नेवी का काम होता है ऑफेंसिव अटैक करना, ऑफेंसिव रिस्पॉन्स देना। कोस्ट गार्ड का काम होता है नॉर्मल टाइम में सर्विलेंस करना, डिफेंस करना, आप सरल भाषा में कह सकते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ कोस्ट गार्ड्स एंड नेवी। तो कोस्ट गार्ड्स इन एसोसिएशन विद द मैरीटाइम पुलिस या कोस्टल पुलिस ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स, इनका काम होता है 24/7 कोस्टल सर्विलेंस। और नेवी जो अपनी पूरी मैनूवरिंग करती रहती है, ट्रेनिंग प्रैक्टिस करती रहती है कि इन केस ऑफ सम ऑफेंसिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट सम अदर कंट्री, फिर नेवी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये 4 देश हैं क्वाड के, इनके कोस्ट गार्ड्स आपस में मिल करके एक ज्वाइंट ड्रिल करेंगे अगले साल, जिसका नाम दिया गया क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। इसका भी अनाउंसमेंट किया गया है एट क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, इसके अंतर्गत ये 4 देश आपस में अपनी जो लॉजिस्टिक्स है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, खासकर एयर लिफ्ट कैपेसिटी, उसको शेयर करेंगे ताकि लॉजिस्टिक्स स्ट्रेंथन हो। कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ वॉर। तो मान लीजिए कहीं चाइना के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, तो इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम से जापान टू ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, उस केस में लॉजिस्टिक्स, एयरलिफ्ट लॉजिस्टिक कैपेसिटी और उसमें कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क डेवलप किया गया है, अगेन विदाउट नेमिंग चाइना। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, इसके अंतर्गत ये 4 देश कलेक्टिव एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है पोर्ट्स डेवलपमेंट की उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि एक रिजिलियंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, मैरीटाइम इकोसिस्टम फ्रेंडली पोर्ट्स को फ्यूचर में डेवलप किया जाए, जो चारों देश एक दूसरे के यहाँ इस्तेमाल कर पाए अपने अपने शिप्स के लिए फॉर बर्थिंग एज वेल एज रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज। तो भारत का शिप जैसे मान लीजिए क्वाड पोर्ट ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के अंतर्गत इंडिया में कुछ पोर्ट्स डेवलप किए गए, ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किए गए, जापान में किए गए, यूएस में डेवलप किए गए। तो भारत का शिप जाकर के ऑस्ट्रेलिया के उस पोर्ट पे बर्थ कर पाए, वहां पे रिफ्यूल कर पाए, ये सब फैसिलिटीज एक दूसरे को हम लोग देंगे। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वाड के ऊपर यूपीएससी ने साल 2020 में ये मेंस में प्रश्न पूछा था कि क्वाड इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम मियर मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम। अब क्वाड सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं रह गया है, ये यूपीएससी ने सवाल पूछा था 2020 में। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आपको बेसिकली यही हाईलाइट करना है कि क्वाड का वैसे तो पूरा नाम है क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि मेनली इट स्टार्टेड एज अ security collaboration between these 4 democratic countries against China's aggression in South China Sea. But with time, there have been different areas of collaboration between the Quad countries. और फिर recent जो initiatives हैं, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के अंदर कैंसर रिलेटेड वैक्सीन डेवलपमेंट की बात, ट्रेनिंग अंडर IPMDA की बात, लॉजिस्टिक्स, ऑब्जर्वर मिशन बिटवीन कोस्ट गार्ड्स, ये सब आप लिख सकते हैं। फ्यूचर पार्टनरशिप, क्वाड पोर्ट्स, ये सब आप लिख सकते हैं जस्ट टू प्रूव कि नाउ इट इज नो लॉन्गर ए मिलिट्री अलायंस बट अ बिगर वन विथ लार्जर पर्सपेक्टिव्स। The next article is about semiconductor plant for security. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका विजिट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अटेंड द क्वाड लीडर समिट। वहां पे क्वाड लीडर समिट शुरू होने से पहले उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के साथ मुलाकात की और वहां पे दोनों देशों ने एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया। दोनों देश मिल करके सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स एस्टैब्लिश करेंगे। बट ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा, इसका मेन मकसद होगा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना, जिसकी मदद से नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड
इक्विपमेंट्स स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू टेलीकम्युनिकेशन डेवलप किए जा सके। इसीलिए नाम दिया गया है सेमीकंडक्टर प्लांट फॉर सिक्योरिटी। दोनों देशों ने मिलकर के हिस्टोरिक फैसला लिया। तो अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अग्रीमेंट्स कन्वर्जिंग इंडिया एंड यूएस डिफेंस इंटरेस्ट, जो हमने पिछले महीने भी पढ़ा था, लेमोआ, सिस्मोआ, कॉमकासा, उसके अलावा अब फिर हमने देखा था कि कैसे इंडिया को यूएस ने STA-1 का टैग दिया था, मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दिया था। सिस्मोआ कॉमकासा वन और द सेम ओनली, तो इंडियन वर्जन कॉमकासा है। तो लेमोआ, कॉमकासा, बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल डेटा शेयरिंग, ये सब हमने देखा है लास्ट महीने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि हाउ इंडिया यूएस हैव बीन कन्वर्जिंग एज फार एज देयर डिफेंस इंटरेस्ट आर कंसर्न। उसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन अब हाल फिलहाल में एक और ले लिया गया, जहां पे यूएस और इंडिया ने मिल करके अब सेमीकंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश करने का फैसला किया है, जहां पे चिप्स बनाए जाएंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स। और ये जो फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे अमेरिका में भी और भारत में भी, इन प्लांट्स का टाइटल होगा शक्ति, विच रिफ्लेक्ट्स पावर। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया साइंस IPEF क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। IPEF है क्या? इट इज ए US लेड इनिशिएटिव। अमेरिका ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। मतलब आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि IPEF जो है वो क्वाड का इकोनॉमिक वर्जन है, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट वर्जन है, ऐसा कह सकते हैं। अगेन मुद्दा वही है, एंटी चाइना ग्रुप है बट बिना चाइना का नाम लिए। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क US प्रेसिडेंट जो बिडेन ने स्टार्ट किया था, जिसका मेन मकसद था कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो 13 देश हैं along with US, तो टोटल हो गए 14 मेंबर कंट्रीज ऑफ IPEF, वो सारे देश आपस में डिफरेंट एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर करें। वो 14 देशों के नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं। Of course, again, without naming China, this group has been created in order to isolate China in Indo-Pacific region. This group has been created in order to give option to these countries in the Indo-Pacific region to decouple themselves from China. क्योंकि चाइना पे बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए रिलाई करना, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के सप्लाई के लिए रिलाई करने का मतलब है दे बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। उससे चाइना का क्लाउड या इन्फ्लुएंस बढ़ता है इस रीजन में। तो चाइना के ऊपर इनकी ओवर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए फिर लाया गया IPEF। दीज 13 कंट्रीज अलॉन्ग विथ US, इंडिया ऑफ कोर्स इज ए मेंबर, तो उन 13 देशों में इंडिया भी है, एंड US टुगेदर हैव क्रिएटेड IPEF विद द इंटेंशन टू डीकपल दीज कंट्रीज, या दूसरे सरल भाषा में कहें तो रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ओवर चाइना एंड इंक्रीज कोलैबोरेशन विथ ईच अदर, ताकि चाइना का जो क्लाउड है इंडो पैसिफिक रीजन में वो रिड्यूस हो जाए। IPEF की अगर बात की जाए, वैसे IPEF इज नॉट टेक्निकली ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो देखिए काफी कंक्रीट तरीके से वेल डिफाइंड एग्रीमेंट होता है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। IPEF इज नॉट टेक्निकली ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट वो थोड़ा सा लूज तरीके से इन 14 मेंबर कंट्रीज के बीच में डिफरेंट एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर करता है। IPEF के 4 पिलर हैं, 4 एरियाज में कोलैबोरेशन एक्सप्लोर किया जा रहा है, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी एंड देन फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी जहां पे टैक्स रिलेटेड सिस्टम जो है वो काफी क्लियर हो, करप्शन और ब्राइबरी के केसेस ना हो, इसके लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, हवाला ट्रांजैक्शंस, सेल कंपनी खोलना, टैक्स अवॉइडेंस की एक्टिविटीज करना, टैक्स इवेजन की एक्टिविटीज करना, ये सब ना हो। तो सारे देश आपस में कोलैबोरेट करें ताकि ब्राइबरी, करप्शन, टैक्स इवेजन ये सब एक्टिविटीज ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब ना हो। ये मेन लक्ष्य है अंडर द 4th पिलर विच इज नोन एज फेयर इकोनॉमी पिलर ऑफ IPEF। तो ये 4 पिलर हैं IPEF के, यानी कि 4 एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन है IPEF के। उसमें से जो ट्रेड पिलर है उसका भी इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ ट्रेड पिलर ऑफ IPEF बिकॉज इंडिया इज नॉट वेरी क्लियर कि इसका मकसद क्या है और कहाँ कहाँ पे कोलैबोरेट करना है, क्या क्या नॉर्म्स है। सो इंडिया इज स्टिल स्टडिंग कि व्हाट आर द फाइन
finer details of trade pillar of IPEF. Otherwise, India has decided to be part of other three pillars of IPEF, that is supply chain, clean energy and fair economy. अभी ये जो तीन पिलर्स जिसका इंडिया मेंबर है उसमें से दो पिलर के अंतर्गत क्लीन एनर्जी एंड फेयर इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी एंड फेयर इकोनॉमी, इन दो पिलर्स के अंतर्गत अग्रीमेंट साइन हुए हैं. क्लीन इकोनॉमी दैट इज या क्लीन एनर्जी इज द पिलर नंबर 3. इसके अंतर्गत कुछ अग्रीमेंट साइन हुए हैं अमंग्स दीज आईपीएफ कंट्रीज, जिसमें कोशिश की जाएगी कि इन 14 देशों के जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, एमएसएमई में जो इंगेज्ड कंपनियां हैं, उनको सपोर्ट दिया जाए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन कर पाए. तभी जाकर के क्लीन इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सकेगा. तो ये 14 देशों ने मिल करके आपस में एक दूसरे को कमिट किया है कि हम अपने अपने देशों की एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ शेयर करेंगे, ताकि अपने अपने देशों की एमएसएमईज को हम लोग बेहतर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना पाए. तो इस सेगमेंट या इस पिलर के अंतर्गत एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका इंडिया सिग्नेटरी रहा है. और उसके अलावा फेयर इकोनॉमी के अंतर्गत भी एंटी करप्शन और ब्राइबरी को प्रिवेंट करने के लिए, टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन 14 देशों ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया है. अगेन इंडिया हैज बीन सिग्नेटरी ऑफ दिस सेकेंड अग्रीमेंट ऑल्सो. सो इंडिया हैज साइन 2 अग्रीमेंट्स अंडर दिस आईपीएफ. आईपीएफ के अंदर टोटल 4 पिलर हैं. 4 में से ट्रेड पिलर का तो इंडिया मेंबर है नहीं, बाकी सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी एंड फेयर इकोनॉमी में से इन दोनों पिलर के अंतर्गत एक एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसको इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में अग्री किया है या साइन किया है. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about World Rhino Day. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. कल का दिन यानी कि 22 सितंबर पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड राइनो डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. सिंस राइनो इज इम्पोर्टेंट स्पीसीज फॉर असम, इस कारण से ये भी याद रखना जरूरी है कि वर्ल्ड राइनो डे कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है. सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का साउथ अफ्रीका यूनिट वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करता है. याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. वर्ल्ड राइनो डे का एक जनरल थीम है जो हर साल एक ही रहता है, बदलता नहीं है. वो है कीप द 5 अलाइव. तो यहाँ पे 5 किस सेंस में बात की जा रही है? 5 रिलेट्स विद द 5 स्पीसीज ऑफ राइनोस, उनके लिए बात की जाती है. इसी के लिए जनरल थीम है कीप द 5 अलाइव. जो 5 स्पीसीज है राइनो के, वो है ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनोस, विच आर मेनली फाउंड इन अफ्रीका. इसीलिए इनको कहा जाता है कलेक्टिवली अफ्रीकन राइनोस. बाकी जो 3 राइनो है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो तो आपको पता ही है भारत में मिलता है, सुमात्रन राइनो एंड जावन राइनो, ये तीनों एशियन राइनोस हैं. तो मेनली 2 ब्रॉडर कैटेगरी में बात की जाए तो अफ्रीकन और एशियन राइनोस. अफ्रीका के अंदर भी 2 राइनोस हैं, एशिया के अंदर 3 राइनोस हैं. इसीलिए टोटल 5 स्पीसीज ऑफ राइनोस हैं. इसीलिए थीम जो हो रहता है वर्ल्ड राइनो डे का, वो रहता है कीप द 5 अलाइव. अफ्रीकन राइनोस की बात की जाए तो ब्लैक राइनोस की संख्या लगभग 6,500 के आसपास है. ब्लैक राइनोस ईस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका में ज्यादा मिलते हैं. आईयूसीएन में दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. जबकि व्हाइट राइनोस थोड़े से फ्लफी होते हैं, बल्कि होते हैं. इसे देखिए, व्हाइट राइनोस की संख्या और भी ज्यादा है, लगभग 19,000 के आसपास है. दे आर लेस एग्रेसिव, बहुत शांत रहते हैं, काम रहते हैं. एंड दे आर कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटेंड इन आईयूसीएन रेड डेटा बुक. ये शांत रहते हैं, इसीलिए इनकी पोचिंग भी ज्यादा होती है. एंड व्हाइट राइनोस आर कंसिडर्ड as सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल आफ्टर एलिफेंट. वही एशिया के अंदर बात की जाए तो 3 राइनोस हैं. वन हॉर्न राइनो या इंडियन राइनो विच इज फाउंड इन इंडिया ओनली, आई एम सो सॉरी, इंडिया मेनली. एंड भारत के अलावा नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी ये मिलते हैं. और वन हॉर्न राइनो की अगर बात की जाए तो ये आईयूसीएन के रेड डेटा बुक में वल्नरेबल की तरह कैटेगराइज किया गया है. जबकि वहीं बाकी जो 2 एशियन राइनो है, सुमात्रन एंड जावन राइनो, ये जो है दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. तो हमारा इंडियन राइनो जो है वो वल्नरेबल है आईयूसीएन रेड डेटा बुक में. सुमात्रन एंड जावन राइनो आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन आईयूसीएन रेड डेटा बुक. अब असम से संबंधित न्यूज पे आते हैं. तो वर्ल्ड राइनो डे पे एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हुए हमारे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने कहा कि असम के अंदर राइनोस की पोचिंग के जो केसेस हैं वो 86% तक कम हो गए हैं सिंस 2016.
असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए क्रेडिट दिया, इतना सारा राइनो पोचिंग के केसेस में रिडक्शन के लिए क्रेडिट दिया इन्हांस्ड सिक्योरिटी एक्टिविटीज को, जो इन्हांस्ड सिक्योरिटी एक्टिविटी चल रही है जिस कारण से राइनो की पोचिंग कम हुई है। साथ ही साथ पोचिंग तो कम हुई ही है, साथ ही साथ कंजर्वेशन मेजर्स को भी इम्प्रूव किया गया है, इसीलिए राइनो की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है स्टेट में। उससे संबंधित भी डेटा याद रखेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से। आज के टाइम में अगर असम में बात की जाए तो देयर आर मोर देन 3000 राइनोस विच वर ओनली 600 वे बैक इन 1960s। तो 600 की तुलना में आज 500% हमारे पास राइनोस की संख्या ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं ग्रेटर सर्विलेंस जिससे पोचिंग की एक्टिविटीज़ का कम होना एंड बेटर कंजर्वेशन मेजर्स, ये दोनों एक्टिविटीज़ का ज्वाइंट आउटकम है। इंपॉर्टेंट डेटा विथ रिस्पेक्ट टू असम इकोनॉमी, ये डेटा याद रखेंगे, मेंस में काम आएगा। एक बार सुन लीजिए, मेंस के टाइम में तो फिर मैं इसको एक जगह एक्यूमुलेट करके दूंगा ही असम इकोनॉमी में। असम इशूज टॉपिक से इंपॉर्टेंट रिलेटेड है ये टॉपिक। देखिए, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसका नाम है रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स फ्रॉम 1960-61 टू 2023-24। दिस रिपोर्ट वाज ऑथर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल मेंबर संजीव सान्याल। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि अलग अलग इंडियन स्टेट्स ने कैसा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किया है, उसके बेसिस पे उनको रिप्रेजेंट किया गया है इन दिस रिपोर्ट। तो मेनली दो इंडिकेटर देखे गए इस रिपोर्ट में इंडियन स्टेट्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। एक तो उनका जीडीपी पर कैपिटा कैसे चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल एवरेज, और दूसरा हर एक स्टेट का शेयर इन इंडियाज ओवरऑल जीडीपी। असम की अगर बात की जाए तो असम का जीडीपी पर कैपिटा, जीएसडीपी, असम के केस में कहा जाएगा जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो असम का जीएसडीपी पर कैपिटा वाज स्लाइटली अबोव द नेशनल एवरेज। हम बात कर रहे हैं 1960-61 की। एज पर दिस रिपोर्ट 1960-61 में हमारा स्टेट असम रिलेटिवली नेशनल एवरेज जो जीएसडीपी पर कैपिटा उससे ऊपर था, मतलब स्लाइटली रिचर देन एवरेज। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिकली डिक्लाइन हुआ एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 2010-11 ओवरऑल जो असम का जीएसडीपी पर कैपिटा था वो नेशनल एवरेज का 61.2% तक रिड्यूस हो गया था। इतना कम हो गया है। नेशनल एवरेज से ज्यादा होने के बाद ओवरऑल नेशनल एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है और असम का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इतना अंतर आ गया। असम का पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज के इनकम से तुलना में 61.2% पे आ गया, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी वापस से देखी गई है। पर कैपिटा इनकम हैज अगेन राइजन, एक रिसर्जेंस देखा गया। नाउ असम्स पर कैपिटा इनकम इज 73.7% ऑफ ओवरऑल नेशनल एवरेज पर कैपिटा इनकम। तो कहीं ना कहीं 1960s के बाद लगातार डिक्लाइन, 2010 के बाद से थोड़ी सी रिकवरी। ये है असम इकोनॉमी का परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल एवरेज इंडियन इकोनॉमी। वहीं अगर नेशनल जीडीपी में असम की इकोनॉमी का शेयर देखा जाए तो अर्लियर इट वाज 1.6% इन 2010-11, यानी कि जितनी देश की जीडीपी है उसमें असम का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका शेयर 1.6% था। दैट हैज राइजन टू 1.9% इन 2023-24, यानी कि 2010-11 के बाद से कहीं ना कहीं इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। दीज टू डेटा सजेस्ट इन दैट लाइन। वहीं अगर ओवरऑल इस रिपोर्ट की बात की जाए तो मैरीटाइम स्टेट्स हैव आउट परफॉर्म्ड अदर स्टेट्स स्पेशली द नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बट मैरीटाइम स्टेट्स में भी वेस्ट बंगाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्टेट्स ने नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से की तुलना में अच्छा परफॉर्म किया है। वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया हैव आउट परफॉर्म्ड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये ओवरऑल भारत लेवल पे जनरल आइडिया निकाल करके दिया गया विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट। और असम का परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा आपको याद रखना है फ्रॉम एपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव। प्रैग्मेटिक मार्क्सिस्ट श्रीलंकन प्रेसिडेंट, न्यू श्रीलंकन प्रेसिडेंट। अभी ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी पीएसआईआर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। श्रीलंका में हाल फिलहाल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं और वहां पे एक लीडर अनुरा कुमारा दिसानायके has won the presidential election and he has been Marxist. Earlier he would resort to violent path also, मार्क्सिज्म का वायलेंट पाथ ऑल्सो, एंड दैट इज वाई इनकी पार्टी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड भी थी। बाद में उन्होंने 1990s ऑनवर्ड अपने लीडरशिप का तरीका बदला
और थोड़ा सा वॉयलेंस का पाथ छोड़ दिया। इलेक्टोरल प्रोसेसेस में उनके अपने कार्डर्स को उन्होंने मोबिलाइज किया। उनकी पार्टी का नाम है जेवीपी। और कहीं ना कहीं उसके बाद से वो जो मार्क्सिज्म प्रैक्टिस करने लगे वो कहा जाता है प्रैग्मेटिक मार्क्सिज्म, एंड नाउ ही हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो पीएसआईआर स्टूडेंट्स, कभी जब हम मार्क्सिज्म पे बात कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो ये लिखना कि मार्क्सिज्म इज कंप्लीटली यूटोपियन आइडिया एंड इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन करंट कॉन्टेक्स्ट, अगर ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट आ रहा हो क्वेश्चन में तो उसको काउंटर करने के लिए आप कह सकते हैं। हमें तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देने होते हैं कि रिसेंटली इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ श्रीलंका मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन कैंडिडेट वन द इलेक्शन, but his Marxism approach has been moderated over a period of time, and that is why his leadership style is known as pragmatic Marxism, where he has curbed the violent instincts of his party and its cadre. ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप अपने आंसर में। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से संबंधित तीनों स्टेटमेंट सही थे। अगेन, स्क्वायर किलोमीटर आ रहे ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही थे, और तिरुपति लड्डू से रिलेटेड बाकी ये तीन स्टेटमेंट्स गलत हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।